person for today's teaching of topic method of teaching. Good afternoon to the principal ma'am, our manager sir, and HTNC sir, and all teachers. I will come your आज मैं टीचिंग मेथड के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मेथड ऑफ टाइप टीचिंग के बारे में विशेष बातें बताऊंगा जिससे बच्चों का विकास अच्छे ढंग से हो पाएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है विस्तृत शिक्षण, जिसको माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। विस्तृत शिक्षण का अर्थ होता है बच्चों को विस्तार में पढ़ाना। विस्तृत शिक्षण में अध्यापक लोग जो होते हैं एक ही समय में अनेक बच्चों को बिठाकर से शिक्षा प्रदान कराते हैं। ऐसे शिक्षण में छात्रों की संख्या ज्यादा होती है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर शिक्षा नहीं दिया जाता है। एक ही समूह में बच्चों को बिठाकर शिक्षा दिया जाता है। इनमें संख्याएं अधिक होती हैं। विस्तृत शिक्षा का उद्देश्य होता है वर्ग में बच्चों को मार्गदर्शन दिखाना, अर्थात छात्रों को उचित रास्ता बताना, जिससे बच्चा कम समय में अधिक विकास कर सके। शिक्षक अपने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा छात्रों को उचित रास्ता पर लाने का प्रयास करते हैं। उन्हें आत्मविश्वास, भरोसा उनमें उत्पन्न करते हैं ताकि बच्चा का विकास हो। शिक्षा के प्रति शिक्षक लोगों को शिक्षा देने की एक कला होती है, जिस कला का प्रदर्शन बच्चों के बीच करते हैं। इसी के माध्यम से छात्र और शिक्षक के बीच ज्ञान हासिल कर आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों को में उत्साह भरते हैं पढ़ाई करने का। शिक्षक के मुख्य दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होते हैं शिक्षण में समान उद्देश्य। शिक्षण के समान उद्देश्य में अनेक बातें आते हैं, जिसमें पहला बात आता है बालकों को उनके जीवन में संबंधित उपयोग ज्ञान प्रदान करना। ऐसे चीजों का ज्ञान देना जिससे उसका जीवन का उत्थान हो। दूसरा पॉइंट में आता है शिक्षण का उद्देश्य कि बालक की मानसिक व्यक्तियों का विकास करना। बालक में मानसिकता विकास हो। शिक्षण द्वारा इस प्रकार की पढ़ाई की जाती है जिससे कि बच्चा अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करने में तत्पर हो। तीसरा पॉइंट है शिक्षण का उद्देश्य बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना। जिन बच्चों को सीखने की प्रेरणा नहीं होती है उनके भी ऐसे कार्य
जागृत हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है बालकों की प्रवृत्ति बचपन के माध्यम से होती है, जिसमें सीखने की प्रेरणा दी जाती है। कोई भी बालक है, वो बचपन में उसे पशु के समान होते हैं, जिनमें शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, जिसमें ज्ञान हासिल करने का प्रेरणा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण का उद्देश्य बालकों की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षक जो होते हैं, पढ़ाते वक्त उन्हें ध्यान देना होता है कि इन बालकों में क्या चीज की कमी है, जिससे कि उसे पूर्ण विकास शिक्षा का नहीं हो रहा है। कौन सी उद्देश्य को लागू किया जाए, कौन से आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, ताकि इस बच्चा में जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है वह दूर हो। शिक्षण का उद्देश्य बालकों को आत्मविश्वास जगाना और उत्पन्न करना होता है, अर्थात शिक्षण द्वारा जीवन में सफलता बनाने की प्रवृत्ति होती है, ताकि बच्चा भविष्य में कुछ बनकर दिखाए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण बालकों को वातावरण से संयोजन करना सिखाना और संवेगों को स्पष्ट करना, संवेगों को नियंत्रित रखना। सिखाना एक कला है और पत्नियां इस कला के औजार हैं। जिनके पास औजारों के उपयोग का ठीक ज्ञान होता है, वह शिक्षक धीरे धीरे बच्चों के बीच अपना ज्ञान बांटना शुरू करते हैं और उस ज्ञान को बच्चे हासिल करना शुरू करते हैं। उससे उनमें संवेग उत्पन्न होता है सीखने का, और उससे लालसा होता है, और इस प्रकार से धीरे धीरे वह आगे की ओर पढ़ाई में रुचि रखना शुरू कर देता है। और लास्ट पॉइंट है शिक्षण प्रतिशीलता होता है, जिसके माध्यम से बालक व्यक्तिगत और मानसिक प्रगति का प्रयास करता है। और इसी प्रकार से अब दूसरा है टोली शिक्षण। टोली शिक्षण क्या है? टोली समूह शिक्षण एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, जिसमें कई शिक्षण मिलकर विद्यार्थियों के लिए समूह को अनुदेशन प्रदान करती है और एक साथ मिलकर किसी विशेष प्रकार के शिक्षण का उत्तरदायित्व लेते हैं। इसमें दो या दो से अधिक शिक्षक भाग लेते हैं। दो भी होते हैं और दो से अधिक भी होते हैं। सामूहिक रूप से ही बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। यह संगठन का एक रूप है। बच्चों को एक स्थान पर संगठित किया जाता है। दो टीचरों के सहयोग से उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, जिनमें कई शिक्षक अपना साधन सूची और दस्ता को इकट्ठा कर बच्चों के बीच प्रदर्शित करते हैं और शिक्षक दल तथा विद्यार्थी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। टोली समूह शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते
विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था करना एवं कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षण की व्यवस्था अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। इसके अंतर्गत निगमन विधि आते हैं, डाल्टन विधि आते हैं, प्रदर्शन विधि आते हैं और प्रश्नोत्तर विधि आते हैं। दोहरी शिक्षण में शिक्षकों की आपसी दूरी समाप्त होती है और इस तरह से इस शिक्षण के प्रति उद्देश्य भी होते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे कहा जाते हैं कि जिस बच्चों को पढ़ने का इच्छा नहीं होता है, अर्थात कहने का मतलब जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगती, वैसे प्राणी भोजन की तलाश में नहीं जाते हैं। तो जिस बच्चों में पढ़ने की जिज्ञासा नहीं होती है, वो किताब को उलट कर कभी नहीं देखते। तो उस समय टीचर का, शिक्षक का कर्तव्य होता है वैसे बच्चों को पढ़ाई में जागरूक उत्पन्न करना, जिज्ञासा बढ़ाना, ताकि वह बच्चा किताब की ओर ध्यान देना शुरू करे। डॉक्टर बनना, वकील बनना, शिक्षक बनना, पुलिस बनना, ये सब जिज्ञासा होती है। पैसा कमाना भी जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा के अनुसार ही कोई व्यक्ति समाज की सेवा करना चाहता है, कोई व्यक्ति बच्चों के प्रति ध्यान देना चाहता है। उसी प्रकार से शिक्षक का भी कर्तव्य होता है, उद्देश्य होता है बच्चों में ऐसी भावना भरना ताकि वह पढ़ाई की ओर वह ध्यान दे। बच्चे चिंतित होती है, बच्चों को इसी धारणा अनुसार ज्ञान दिया जाए तो उस ज्ञान को हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिज्ञासा उत्पन्न करती है। तो विद्यार्थियों में उनकी उम्र को देखते हुए अपेक्षित व्यवस्था में परिवर्तन की निश्चित करते हैं। दूसरा है विषय वस्तु के कठिन अंकों को किस प्रकार समझाया जाए ताकि वह बच्चा उस प्रश्न का उत्तर बनाकर वो शिक्षक के बीच दर्शाए। तीसरा है शिक्षक के समय सभी विद्यार्थियों को बोलने का भी विचार रखने का समय देना चाहिए ताकि बच्चा संतुष्ट होकर वह शिक्षक के बीच कुछ अपना विचार प्रदर्शन करे। जहां जो कमी रहे उसे सुधार करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, ये शिक्षण का कर्तव्य होता है। तो चले अब हम तीसरा पॉइंट में देखेंगे पुनर्शिक्षण। पुनर्शिक्षण क्या है? इसके द्वारा भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। पुनर्शिक्षण का अर्थ होता है बच्चों को
या सीख कर भी भूल जाते हैं, तो ऐसे बच्चे को दोबारा पढ़ाकर उसमें विकास लाना पुनर्शिक्षण कहलाता है। इसके माध्यम से कमजोर बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए पुनर्शिक्षण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक का मूल्यांकन करना यहाँ पर शिक्षकों का काम होता है। बालक कैसे पिछड़ गया, क्यों पिछड़ गया, इसे पता लगाना शिक्षक का कर्तव्य होता है। तीसरा है दक्षताओं में बच्चा किस कारण से पिछड़ गया, इसकी भी ध्यान देना शिक्षक का कर्तव्य होता है। बालकों में कौन सी पढ़ाई के समय टूटी रह गई, जिस कारण बच्चा सीख नहीं पाया, इस पर भी ध्यान देना शिक्षक का कर्तव्य होता है। इस सारे पॉइंट पुनर्शिक्षण का है। शिक्षक सही में पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, इस पर भी ध्यान देना। बालक किस कारण से पिछड़ गया, क्यों पिछड़ गया, इस पर ध्यान देना पुनर्शिक्षण का कर्तव्य है। बालक इस समय किस स्थिति में गुजर रहे हैं, इसका भी पता लगाना पुनर्शिक्षण का ही कर्तव्य है। तो चलिए अब हम देखेंगे पुनर्शिक्षण का उद्देश्य क्या है। इसका पहला उद्देश्य है बालक का मनुष्य के शारीरिक, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास करना। पहला उद्देश्य किस प्रकार से विकास हो, कैसे इसके साथ व्यवहार किया जाए ताकि इसका विकास हो, इस पर ध्यान देना। दूसरा है शिक्षा द्वारा मानव की संपूर्ण शक्तियों का विकास हो। हम किस प्रकार से इस पर प्रभाव डालें ताकि इनकी संपूर्ण शक्ति का विकास हो इन पर। तीसरा पॉइंट, चौथा है छात्रों के जीवन का मार्ग दिखाना। पांचवा है बेहतर समाज का निर्माण करना। 6 में इंसानों की सोच का बदलाव करना। 7वां है पशुओं के समान व्यक्ति के अंदर ज्ञान भरना। 8वां है गलत फैसले को सही में बदलाव करना। नेक्स्ट है गलत इच्छा को सही में बदलाव करना। और लास्ट है छात्रों के अंदर छिपे हुए उद्देश्य को बाहर उठाना। उसके अंदर कौन से उद्देश्य छिपे हुए हैं, उसको कैसे बाहर निकाला जाए, इसमें प्रयास करना। इस प्रकार से इनमें अब चौथा पॉइंट में उपचारात्मक शिक्षण के बारे में मैं बताना चाहूंगा। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? यह वह विधि है, वह शिक्षण है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी अशुद्धियों को समझाने लगते हैं तथा भविष्य में उनके प्रति सावधान हो जाते हैं। इससे अध्यापक विद्यार्थी के दोषों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें सुधारने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इससे शिक्षकों को भी अपनी त्रुटियों का ज्ञान होता है कि बच्चा में कौन सी त्रुटि रह गया था, कौन सी त्रुटि को छिपाना चाह रहा था हमारे बीच। तो ये सारी बातें
जानना। दूसरा पॉइंट है छात्रों के अधिगमन संबंधी दोषों को दूर करना, अर्थात करने का तात्पर्य है कि छात्र के अधिगमन करते वक्त कौन सा दोष इसमें रह गया है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसके बारे में बच्चों को समझाना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को दोषपूर्ण आदतों, कुशलताओं एवं मनोवृत्तियों को समाप्त करना। छात्र में जो भी दोष है उस दोष को कैसे समाप्त किया जाए, यहाँ पर शिक्षण का कार्य है, उसके द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। उनकी आदत जो गलती हो चुकी है कैसे दूर किया जा सकता है, इनमें कुशलताओं की भावना कैसे आ सकती है, इनकी मनोवृत्ति कैसे बदल सकते हैं, इस सारी बातों को सिखाना ये शिक्षण विधि द्वारा होता है। तीसरा है अभ्यास मनोवृत्तियों की शिक्षा प्रदान करना। किस प्रकार से बच्चों में अभ्यास करने की आदत डालें ताकि उनमें अधिक से अधिक शिक्षा जागृत हो। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना। उत्तम का मतलब होता है अच्छी भाषाओं, जो भाषा देखने में लोगों को अच्छा लगे, वैसी भाषाओं का प्रयोग करना बच्चों को भी चाहिए, ताकि वह बच्चा उस भाषा को ग्रहण कर लोगों को भी प्रदान करे तो लोगों को अच्छा लगे। इसलिए उत्तम भाषा का प्रयोग की क्षमता विकसित करना शिक्षण का कर्तव्य होता है। तो चलिए अगला पॉइंट है समय पर शक्ति का संचरण करना। बच्चा के भी समय समय पर अपना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चा में भय बना रहे और भय से ही कोई कार्य कर पाता है। जिन बच्चों के भी भय की भावना नहीं होती है वो कोई भी कार्य अच्छे करना नहीं चाहेंगे, इसलिए भय प्रदान करना समय समय पर चाहिए। जहां जरूरत हो वहां भय की भावना दिखाना चाहिए। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षण देते समय ये देखना चाहिए कौन सी समस्याएं बच्चों के बीच है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं शिक्षा ग्रहण करते समय बुक उनके पास उपलब्ध नहीं हो जाते हैं, इन्हीं बच्चों के पास लिखाते वक्त पेन नहीं रह पाते हैं, पेंसिल नहीं रह पाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, उसे वहां पर उपलब्ध कराना ताकि वह बच्चा जो भी शिक्षा उन बच्चों के बीच दिया जाए वह बच्चा ग्रहण करे। अब है मन बुद्धि बालकों की अक्षमताओं को दूर करना। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बुद्धिमंद होती है, शिक्षक द्वारा बताए जाने पर भी वह सीख नहीं पाते हैं। उनको प्रैक्टिकली विधि द्वारा सिखाना चाहिए ताकि वह बच्चा प्रैक्टिकल को देखकर वह ग्रहण कर। जैसे में कहा जा सकता है पौधा के अंगों के बारे में यदि शिक्षक के द्वारा बोर्ड पर बताया जा रहा हो तो वहां पर सिर्फ भाग उनके लिखकर नहीं, वहां पर पौधा का चित्र बनाकर और उनके सामने अंगों के सामने नाम अंकित कर बताना ज्यादा सफलता के कारण बन जाता है। बच्चे ज्यादा सीखते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी विधि को हम लोग करते हैं चित्रण विधि। तो चलिए मन
विधि के बालकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए ताकि उनकी अक्षमताएं दूर हो सके, बच्चा अधिक सीख पाए। नेक्स्ट है संवेगात्मक बालकों की अक्षमताओं को दूर करना। बहुत से बालक ऐसे होते हैं संवेगात्मक होते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए इस पर भी ध्यान देना होता है। और नेक्स्ट है सभी छात्र को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि वह बच्चा अधिक से अधिक सीख पाए, अधिक से अधिक उनमें ज्ञान हासिल हो पाए। तो सभी छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकली शिक्षण देना चाहिए। प्रैक्टिकली शिक्षण से मन बुद्धि के भी बालक अधिक सीखते हैं और समान बालक भी अधिक सीखते हैं और उस विधि के द्वारा सीखे गए बालक कभी भूल नहीं पाते हैं। इसलिए इस विधि को भी लागू करना चाहिए ताकि छात्रों को मनोवृत्ति समान हो। तो अब मैं टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, शिक्षण की विधि के बारे में पढ़ना। टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि के बारे में। तो अब इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। इस विधियों के द्वारा यह पता चलता है कि किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग कहां, कैसे और किस तरह करना चाहिए, यह शिक्षण की कुशलता पर निर्भर करता है। शिक्षण विधियां के अंतर्गत एक शिक्षक कक्षा में पठन का कार्य प्रारंभ एवं संपन्न करना होता है। शिक्षण अधिगमन का मतलब होता है सीखना, प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिससे बच्चे अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए इस विधि को लागू बच्चों के बीच करना चाहिए। शिक्षण विधि पाठ्यक्रम और पाठ चर्चा है। इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम और पाठ चर्चा को कैसे पढ़ाया जाए जिससे बच्चा उस टॉपिक के बारे में अधिक सीख पाए। इसके द्वारा बच्चे में अधिक ज्ञान हासिल हो पाए। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा इस समाज पर प्रभाव पड़ता है। जैसा बच्चों में शिक्षा भरा जाएगा वैसा ही उनका समाज होगा। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके कारण शिक्षण विधियों का निर्माण या उपयोग भी सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस विधि को लागू करने से अनेक प्रकार के निष्कर्ष निकलते हैं।
जो ज्ञान से अज्ञानता की ओर बढ़ती है। और इसके बाद नेक्स्ट है निगमन विधि। इस विधि का प्रतिपादन अरस्तु जी ने ही किए थे। यह विधि ज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ाने की प्रेरणा दी है, जिसमें सर्वप्रथम छात्रों के माध्यम से किसी सूत्र को या किसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्र ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं, उन्हें ले जाया जा सकता है। अब मैं आप लोग के बीच शिक्षण विधि के संबंध में कुछ उदाहरण पेश करने जा रहा हूं, जो आप बोर्ड पर देख लें। तो सबसे पहले हम शिक्षा का मीनिंग देखते हैं कि टीचिंग क्या है। तो शिक्षा का अर्थ होता है पढ़ाना, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण प्रदान करना या शिक्षा देना। और विधि का मीनिंग होता है विधि वह साधन है या प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का ज्ञान कुशलतापूर्वक, विधि पूर्वक विद्यार्थी या छात्र को देता है। तो यहाँ पर शिक्षण और विधि दोनों का अर्थ हमने देख लिया। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि से आशय शिक्षक या शिक्षिका द्वारा निर्देशित की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया से है जिससे विद्यार्थी कुछ सीखते हैं। इसे ही शिक्षण विधि कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय कोई कठिन तो कोई सरल होते हैं, लेकिन शिक्षण विधि के अपनाने से यह विषय सरल और बोधगम्य बन जाता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी, सार्थक, उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए किसी न किसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना ही होता है। और यदि एक शिक्षक के पढ़ाने का ढंग प्रभावशाली नहीं होगा तो वह शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब भी एक शिक्षक के द्वारा अपने छात्र को विषय वस्तु का सही ज्ञान, कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो उसी कार्य को शिक्षण विधि कहा जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ शिक्षण विधि की परिभाषाएं देख लेते हैं, जो कि हमारे शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिकों ने दी है। तो सबसे पहली परिभाषा है श्रीमती कोचर ने। यह कहती है कि जिस प्रकार एक एक सैनिक को लड़ने के लिए हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं और सबको ध्यान में रखते हुए उचित शिक्षण विधि का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। सेकेंड डेफिनेशन है माइनिंग के अनुसार। इनके अनुसार शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। यदि हम उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो शिक्षा कार्य है वो रुक सा जाएगा। लेकिन जब हम उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं तो ये कार्य गतिशील हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीजू भाई के अनुसार। सिखाना एक कला है और पद्धतियां इस कला के औजार हैं। जिनके पास औजारों के उपयोग का ठीक ज्ञान होता है, वह शिक्षक धीरे धीरे ही क्यों न हो सिखाने की कला में कुशल हो जाता है। किंतु जिसने कोई तैयारी ही नहीं की है, वह कैसे सिखा सकता है। इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं जो शिक्षण विधि है या पद्धति है, उन्हें औजार कहा गया है और इन औजारों का ज्ञान शिक्षक को होना बहुत जरूरी है। शिक्षक के औजार शिक्षण विद्या ही होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और शिक्षण विधि की
का प्रयोग किया जाता है तो स्पष्टता निश्चित हो जाती है। बच्चे किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। सेकेंड विशेषता है कलात्मकता। इसके अंतर्गत शिक्षक अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है और हर विधि में कलात्मकता होना बहुत जरूरी है। जब शिक्षक अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर विषय वस्तु को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो बच्चे उस विषय वस्तु को आसानी से सीखते हैं। तीसरी विशेषता है निर्धारण। यदि शिक्षण विधि उत्तम है तो शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगली विशेषता है रुचि उत्पन्न करने में सहायक। यदि शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है तो जो शिक्षण कार्य है वह रुचिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार शिक्षण विधि शिक्षण कार्य को रुचिपूर्ण बनाती है। फिर अगली विशेषता है प्रेरणा जागृत करना। शिक्षण विधि के द्वारा हम बच्चों में छात्रों में प्रेरणा भी जागृत कर सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सर्वांगीण विकास में सहायक। जो शिक्षण विधियां होती है वह सभी प्रकार से बच्चों को ज्ञान प्रदान करने की चेष्टा करती है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो ये थी शिक्षण विधि की विशेषता है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों के नाम देखते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती है और यहाँ पर हम उनके प्रवर्तक या जनक भी देखेंगे। और यदि आप इन शिक्षण विधियों को डिटेल में समझना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिए। आप जो बोर्ड पर देखे प्रोजेक्ट विधि के द्वारा शिक्षा के बारे में उसी के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि प्रमुख शिक्षा विधियां छात्र प्रधान विधियां जो होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिसमें एक निगमन विधि है जिसे अगस्त्य जी ने चर्चा किए हैं। दूसरा है डाल्टन विधि जो हेल्थ पार्ट जी ने किए हैं। तीसरा है प्रदर्शन विधि। चौथा है खेल विधि। खेल में भी बच्चों को सिखाया जाता है। ये हेनरी जी ने खेल विधि का आविष्कार किए हैं। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, खेल खेल में कार्य करने के लिए सिखाया जाता है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि द्वारा भी बच्चों में जागरूकता भरा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वाचिंग, यानी कि बच्चों के बीच शिक्षा देते समय वाच करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से शिक्षा विधियों में विभिन्न प्रकार के जागरूकता की जरूरत होती है। इसके प्रयोग से छात्रों को ज्ञान में अस्तित्व का भाव लाया जा सकता है। इसके प्रयोग से छात्र प्राप्त ज्ञान का समय आने पर पुनः स्मरण कर सकते हैं। यह प्रकरण एवं विषय की जटिलताओं को कम करने का कार्य करती है। शिक्षण विधि के प्रयोग से कक्षा अनुशासन में परिवर्तन होती है। तो शिक्षण का
कलात्मक माध्यम से यानी क्रिएटिव बातों को रखेंगे या उसके द्वारा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट देंगे बच्चों को जिससे वह पाठ या उस वस्तु स्थिति के बारे में बच्चे जो है वह ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और स्वाभाविक तौर पर आप जानते होंगे बच्चा जो है वह बच्चों का विकास जो होता है वह निरंतर बढ़ता जाता है, उसकी मानसिक विकास बढ़ता है। यदि वह सोचेगा उस टॉपिक विशेष के बारे में, उस विषय को लिखना चाहेगा, उस वस्तु के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ेगा, तो स्वाभाविक तौर पर क्या होगा कि उसमें कलात्मक जो पद्धति है उसमें विकास होगा। अगला है निर्धारण। निर्धारण क्या है? निर्धारण वो प्रक्रिया है जिसमें किसी भी शिक्षक अपनी किसी वस्तु स्थिति को निर्धारित कर देता है। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो लेसन प्लान याद करते हैं। लेसन प्लान में क्या होता है कि हम अमुक माह में अमुक चैप्टर को पूर्ववत या निर्धारित करके रख देते हैं। तो अमुक चैप्टर को मैं पठन पाठन के द्वारा या तो कविता के सार के द्वारा, भावार्थ के द्वारा या उसके सार संग्रह के द्वारा हम उस वस्तु स्थिति को बच्चों के बच्चों के दिलो दिमाग में रखने का प्रयास करते हैं। तीसरा टॉपिक है रुचि उत्पन्न करने में सहायक। जैसा कि आप जानते होंगे शिक्षक अपने बच्चों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सबसे प्रथम चीजें उस लेसन प्लान में उस चैप्टर या उस वस्तु स्थिति के प्रति बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए क्या होता है कि हम क्रिएटिव कार्य यानी करने का मतलब क्या है कि प्रयोग कार्य जो देते हैं बच्चों को है उसके उल्लास बढ़ाते हैं। जो बच्चा यदि कोई बच्चा जो है वो उस कार्य के प्रति माने ज्यादा जिज्ञासा दिखाता है तो हम उसको क्या करते हैं प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि प्रोत्साहित करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर क्या होगा उसमें रुचि उत्पन्न होगा और जब रुचि उत्पन्न होगा तो वह पाठ को सही ढंग से समझेगा और सही ढंग से उसको अपने अंदर में भरने का प्रयास करेगा। तब जाकर क्या होगा कि वह बच्चा में वह विकास हो पाएगा जो हम शिक्षकगण चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूर्ण अपने सहयोगी जो है धर्मेंद्र प्रसाद की तरफ बढ़ना चाहूंगा। धन्यवाद। इस टॉपिक के संबंध में अरुण सर जो भी बातें रखे इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अब मैं सुधीर सर को बुलाना चाहूंगा कि मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में कुछ अपना प्रस्ताव रखें, कुछ चर्चा करें। very thanks Dharmendra sir for announce my name to giving my view. First of all, in the method of teaching, I would like psychological method be best. Psychological method is a process in which students can develop properly. All-round development can be possible through this method. So, I want to say our colleagues to use psychological method in the time of teaching the students. Thanks. अब मैं शिक्षा और मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में जो कुछ भी चर्चा किए इसके संबंध में कुछ प्रश्न बनाने के लिए मैं दे रहा हूं। बनाकर आप मंच पर उपस्थित करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विस्तृत शिक्षण क्या है? विस्तृत शिक्षण क्या है इसे नोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है पुनर्शिक्षण क्या है? पुनर्शिक्षण क्या है? तीसरा क्वेश्चन है शिक्षण के तरीके कौन कौन से हैं?
शिक्षण के तरीके कौन कौन से हैं, और चौथा है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पांचवा है शिक्षण विधियों के प्रयोग का महत्व क्या है। तो फिर एक बार देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विस्तृत शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है। दूसरा क्वेश्चन है पुनर्शिक्षण क्या है। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षण के तरीके कौन कौन से हैं। तरीके कौन कौन से हैं। चौथा क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। और नेक्स्ट है शिक्षण विधियों के प्रयोग का महत्व क्या है। शिक्षण विधियों के प्रयोग का महत्व क्या है। प्रयोग के महत्व क्या है। जो 5 प्रश्न दिए हैं इसे बनाकर आप दिखाएंगे, और जो कुछ भी मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में चर्चा किए वो मुझे अरुण सर और सुधीर सर की बातों को सुनकर मैं अवगत हुआ और मुझे बहुत प्रशंसा हुई। तो मैं आज की मीटिंग मेथड ऑफ टीचिंग टॉपिक के संबंध में समाप्त करता हूं। अब नेक्स्ट दिन इसकी चर्चा विशेष करूंगा। थैंक यू।